Okay, so let's continue. Work energy and power इस चैप्टर की सीरीज ऑफ लेक्चर्स के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और बिल्कुल एंड पर हम लोग आ चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंसेप्ट्स को कवर करते करते couple of more lectures I may say and this chapter will end. जहां तक अब इस लेक्चर का ताल्लुक है तो हम जो इलस्ट्रेशंस डिस्कस कर रहे थे अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम, द इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जीज, इस पर हम कुछ और इलस्ट्रेशंस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मेनली हम यहाँ पर तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स को कंबाइनली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जैसे वर्क हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई और पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो इसका एक बैकग्राउंड पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी डेवलप किया है एंड आई होप और आई कंसिडर दैट कि आपको वो सारी कंसेप्ट्स जो पिछले दोनों लेक्चर्स में बताई गई हैं आप फेमिलियर हैं उससे, आपको वो आता है। तो फिर इस लेक्चर में हम उसी के इलस्ट्रेशंस के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। पहला जो आज का क्वेश्चन है वो ये। अब काउंटिंग में हम वैसे तो 95 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अब तक। इन बिटवीन जो मैंने क्वेश्चंस थोड़े से स्किप किए थे डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए, तो वो सारी क्वेश्चंस आज आ जाएंगे। नाउ इफ यू रीड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि एक चेन है जिसका पूरा मास 1 किलोग्राम है और लेंथ 1.5 मीटर है। ये एक रफ सरफेस पर टेबल के ऊपर रखी हुई है। एज से उसका कुछ हिस्सा जो है वो हैंगिंग है और वो 1/3 चेन हैंग कर रही है। ठीक है, द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग ऑफ द टेबल बाय इटसेल्फ प्रोवाइडेड ओवरहैंगिंग पार्ट इज 1/3। तो 1/3 पोर्शन उसका हम हैंग करा दें अगर, तो वो चेन खुद से स्लाइड करके नीचे गिर सकती है। Now, what will be the total work performed by the frictional force acting on the chain by the moment it slides completely off the table? तो आपको इसका एक क्लियर आइडिया आए इसलिए मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। सो लेट्स से कि ये टेबल है जिसके रफ सरफेस पर हमने एक चेन को रखा हुआ है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आप नोटिस करें इस क्वेश्चन में कि हमको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है ये नहीं बताया है। इसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा कैलकुलेशन में बढ़ जाता है। Now we have a chain which is being kept something like this. तो ये chain के links मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। So these are the links which are on the table and 1/3 portion, you may say 1/3 portion is just hanging on the hanging over the edge of the table. So ये जो नीचे यहाँ पे लेंथ है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो जाती है बेटा L/3। अच्छा, ये जो ऊपर पोर्शन है फिलहाल ये कितना होगा? 2L/3, बिकॉज 2L/3 और L/3 मिला के टोटल लेंथ L हो जाएगी इसकी। करेक्ट है बच्चों? yes, अब ये जो लेंथ है ये 1.5 मीटर है। लेटर ऑन हमें मास इसका 1.1 किलोग्राम ये भी गिवन है। अब ये जब स्लाइड करेगी या जस्ट स्लाइड करने की स्टेज पर आएगी तो 1/3 पोर्शन हैंगिंग होगा, तो ये जस्ट स्लाइड करेगी। इसका मतलब ये है कि फिलहाल ये स्लाइड नहीं कर रही है और इसके पूरे वेट को जो टेबल पर है वो किसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स ने बैलेंस करके रखा है। आप अगर अच्छे से ध्यान लगाएं यहाँ पे, तो चेन का ये पोर्शन बच्चों, ये पोर्शन जिसे मैं ऐसे सर्कल कर रहा हूं, इसका जो वेट है ना ये नीचे की तरफ आएगा और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये होना चाहिए mg/3। करेक्ट है? बिकॉज L/3 इतना पोर्शन यहाँ पे हैंगिंग है ना, तो इसका वेट भी 1/3 हो जाएगा कंपैरेटिवली। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? yes sir, तो ये जो पोर्शन है वेट का ये चेन को नीचे खींच रहा है, लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स जो है, जो कि ऐसी डायरेक्शन में आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये किसी तरीके से फिलहाल उस वेट को संभाले हुए है, बैलेंस करे हुए, बिल्कुल एज तक एकदम नजदीक आके जस्ट, और थोड़ा सा मामूली सा भी अगर वो ज्यादा हो जाता है तो वो स्लाइड कर जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, वो खुद से गिर जाएगी अगर उसकी लेंथ थोड़ी सी L/3 इतनी हो जाती है। L/3 से हल्का सा, बिल्कुल मामूली सा, नेग्लिजिबल अमाउंट में भी अगर ज्यादा हुआ तो वो गिर जाएगा। तो ऐसे समझिए कि इस सूरत में फिलहाल वो गिरने के कगार पे है, गिर सकता है, जस्ट अबाउट टू फॉल, जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन वाली कंडीशन में है, लेकिन अभी गिरा नहीं है, बस ऐसी। ओके,
तो क्या फिलहाल जो सिचुएशन हमारे सामने है उसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फिलहाल उसने बैलेंस कर दिया है mg/3 इतने वेट को। करेक्ट है बच्चों? यस? Yes, sir. ओके। अब एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की इक्वेशन यहाँ पे बनाते हैं तो वो हो जाता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg/3। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ जो वेट या यहाँ जो पोर्शन चेन का टेबल के सरफेस पर अभी भी है उसकी वजह से डेवलप होने वाली नॉर्मल रिएक्शन हमको कंसिडर करना पड़ेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी। और अगर बड़ी चालाकी से सोचें, बहुत ध्यान से सोचें, तो बच्चों इस जगह पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 2mg/3। सोचें जरा, क्योंकि 2l/3 इतना पोर्शन यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है तो उसका मास भी 2mg/3 हो जाएगा ना, उसका वेट भी 2mg/3 हो जाएगा। पक्की बात है? Yes, sir. बिल्कुल सही। तो नॉर्मल रिएक्शन इन मैग्नीट्यूड इन दिस सिचुएशन इज 2mg/3। तो अगर हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो हम लिख पाएंगे म्यू, इधर आ गया 2mg/3, ये हो गया mg/3। ये पूरा टर्म बच्चों यहां से कैंसिल आउट हो जाता है और आपको एक हल्का सा कैलकुलेशन मिलता है, म्यू इज इक्वल टू हाफ। ये 2 बच गया था ना, सो ये 2 इधर नीचे आ गया, हाफ हो गया। Therefore we can just finalize this by saying कि टेबल के सरफेस पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है। एक्चुअली इतना क्वेश्चन भी नीट में आ सकता है, सिर्फ इतना सा, आगे का नहीं। आगे का तो पार्ट ऑफ कैलकुलेशन तो छोड़ दो, सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है नीट और सीईटी में। इवन टू सम एक्सटेंट जेई में भी पूछा जा सकता है कि भाई बताओ अगर चेन ऐसे बैलेंस्ड कंडीशन में है तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है। तो ये हमने इस तरीके से निकाल लिया। क्लियर हुई बेटा बात यहां तक? यस? Yes, yes, sir. अब आए अगली बात। अब मान लो हल्का सा, बिल्कुल मामूली सा, ये जो है ना थोड़ा सा आगे आ गया। अब फ्रिक्शन फोर्स में इतना दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो इस चेन के वेट को संभाल सके और फिर चेन स्लिप करके नीचे गिरने वाली है। ठीक है? कंडीशन क्लियर हो गई आपको? तो बिल्कुल नॉमिनल सा अगर इंक्रीज हो गया लेंथ में, l/3 से हल्का सा भी ज्यादा हो गया ये नीचे की तरफ, थोड़ा सा, बिल्कुल नॉमिनल सा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लेंथ ऑलमोस्ट l/3 है लेकिन हल्का सा ज्यादा हो गया, तो फिर ऐसी सूरत में फ्रिक्शनल फोर्स इनसफिशिएंट हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स में इतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो चेन को संभाल ले, चेन के वेट को संभाल ले जो नीचे हैंगिंग है। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जवाब दे देगा, वो खत्म, फिर चेन स्लिप करके नीचे आ जाएगी। लेकिन जब ये चेन स्लिप करके नीचे आ रही होगी तब फ्रिक्शन फोर्स रोकने की कोशिश तो लगातार करेगा, फोर्स तो लगातार रहेगा, वो कंटिन्यूअसली कोशिश तो लगातार करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा, मतलब फोर्स कम पड़ेगा। गेटिंग इट? तो Yes, sir. यस, अल्टीमेटली बेटा ये चेन स्लाइड करके नीचे आ ही जाएगी क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इनसफिशिएंट हो जाएगा। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि फिर ऐसी सूरत में यहां फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना काम किया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बिल्कुल इसको मैं वेरिएबल फोर्स मेथड से करने की कोशिश करता हूं, वैसे पोटेंशियल एनर्जी से भी कर सकते हैं देखा जाए तो, बट वेरिएबल फोर्स मेथड से करते हैं। आए इसमें जब चेन का 2l/3 पोर्शन यहां पे है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 2mg/3। करेक्ट है ना बेटा? Yes, sir. अब जैसे जैसे ये चेन नीचे स्लिप होती जाएगी क्या टेबल वाला पोर्शन चेन का कम हो जाएगा? Yes. अगर टेबल वाला पोर्शन चेन का कम होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी कम हो जाएगी। करेक्ट है? Yes. और अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हो गई बच्चों तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स भी कम हो जाएगा। ठीक हो गई बात? Yes, sir. क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो पूरी तरीके से डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, और नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड करता है वेट पे कि कितना वेट वहां पे बन रहा है। अगर चेन का ज्यादातर हिस्सा स्लिप करके नीचे आ गया है तो टेबल पर उसका वेट कम हो जाएगा, टेबल पर वेट कम हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो गई, नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हुआ। तो पता ये चला कि यहां पर ये फोर्स लगातार चेंज हो रहा है, मतलब ये एक वेरिएबल फोर्स की कंडीशन में है।
और वेरिएबल फोर्स की कंडीशन में हमारा क्लेम ये होगा कि हमको यहाँ पे वर्क डन इंटीग्रेशन करके निकालना होगा। आ रही बेटे बात समझ में? Yes, sir. तो चलो एक स्टेट पर हम ये मानते हैं, कंडीशन पे हम ये मानते हैं कि यहाँ पे कुछ x इतनी लेंथ यहाँ पे है इसकी, हमें पता नहीं है कितनी लेंथ हम, लेकिन हम बोल रहे हैं कि x इतनी लेंथ यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें ये निकालना होगा कि इस x लेंथ का मास कितना है। टू फाइंड मास ऑफ x लेंथ ऑफ चेन, क्योंकि स्लिप करते करते नीचे जाएगा, अब पता नहीं कितनी होगी लेंथ, वो L/2 हो जाएगी, L/4 हो जाएगी, तो ये लगातार वेरी कर रहा है। तो मैंने बोला कि भाई किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे x लेंथ थी, तो हमको उसका मास निकालना है। तो बच्चों वो मास निकालने के लिए मैं फिलहाल इसको ऐसे कैपिटल M ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, m ऑफ x लिखते हैं, चलो m ऑफ लेंथ x ऐसे लिखते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ चेन ऑन टेबल। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, ये लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ एलिमेंट। ओके, सो मास ऑफ x पोर्शन ऑफ लेंथ नाउ विल बिकम, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया m/l इनटू x, उसकी लेंथ। क्लियर हो गई बेटा बात? Yes, sir. तो इतना वेट यहाँ पे आप कह सकते हो डेवलप हो जाएगा, इतना मास यहाँ पे डेवलप हो जाएगा किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो बच्चों सिंपल सी चीज है, अगर यहाँ पे मैं इसकी नॉर्मल रिएक्शन लिखना चाहता हूं एक्स पोर्शन की, तो जारी बात है मुझे एक्स पोर्शन का वेट लिखना पड़ेगा, और एक्स पोर्शन का वेट आएगा mgl इंटू एक्स, यही mg, बिकॉज मैंने इसको वेट में कन्वर्ट कर दिया, अब ये मास था, तो m/l x तो यहाँ पहले से था, मैंने बस उसको g से मल्टीप्लाई किया। nx इज इक्वल टू mgx/l। ये फंडा समझ में आया आपको? Yes, sir. जस्ट इमेजिन करो कि ये लेंथ 2l/3 है, जस्ट इमेजिन करो, तो x की जगह पे 2l/3 पुटअप करो, खुद ब खुद आपको 2mg/3 आंसर मिल जाएगा। ओके, अब हम वर्क डन निकालने जा रहे हैं। तो बच्चों वर्क डन हम बिल्कुल ऐसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यहाँ पे वर्क हो रहा होगा हम लिखेंगे Fs, और जो कुछ भी पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा वी विल बी राइटिंग dx, क्योंकि ऐसे थोड़ा 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 करके नीचे गिरेगा, तो dx 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 लेंथ यहाँ से कम होती जाएगी, तो हम उसका जो भी पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो लिखेंगे dx। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये f ऑफ s कैसे लिखें, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लिखें? तो बच्चों आंसर सिंपल है, म्यू इंटू एन ऑफ एक्स dx। क्या कहते हो? म्यू इंटू एन, एन की जगह पे तुमको एन ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी लेंथ या टेबल पे होगी वही लेंथ का नॉर्मल रिएक्शन तुमको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक हो गई बेटा बात? Yes, sir. सो ये हो गया इंटीग्रेशन, ये म्यू, एन ऑफ एक्स कितना है mg/l इंटू एक्स, और ये आगे बढ़ गया dx। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम लिमिट क्या लगाएं? तो आंसर बड़ा सिंपल है, चेन गिरना कब शुरू हुई? जब उसकी लेंथ टेबल पर कितनी थी? 12/3. और ये कब तक गिरेगी? कंप्लीटली गिरने की बात चल रही है, कंप्लीटली मतलब टेबल पर कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बात कंप्लीटली गिरने की चल रही है, मतलब टेबल पर कुछ नहीं रहना चाहिए। तो हमारी स्टार्टिंग लिमिट क्या होगी? 12/3, और अपर लिमिट होगी हमारी 0, जब चेन पूरी टेबल से खिसक गई। तो ये 0, ये 12/3, ये 0, ये 12/3। आई होप आप ये सारी बातें समझ पा रहे हैं। Yes, sir. अब इंटीग्रेशन में से वो सारे फैक्टर्स को बाहर निकालो जो कांस्टेंट है, तो म्यू कांस्टेंट हो जाएगा, mg/l कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इज रनिंग ओवर x dx, लिमिट्स 12/3 से लेकर के 0। ठीक है, नाउ म्यू mg/l, इंटीग्रेशन x का कितना होगा? x²/2, 2l/3 एंड देन 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, कोई इश्यू नहीं है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट म्यू
mg by l, अपर लिमिट तो हो गई 0, लोअर लिमिट हो गई 4l square divided by this is 9 into 2 18. करेक्ट हो गया बेटा? Yes, sir. ये माइनस मैं बाहर लाता हूँ, 4 और 18 को भी हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर देंगे। 4 18 2/9 हो गया, तो फाइनली माइनस मैंने बाहर लेके लिखा इसको 2 म्यू mg, ये जो l स्क्वायर है इसको भी काटो, ये कैपिटल L लिख रहा हूं मैं, हालांकि स्मॉल l होना चाहिए ये, बहरहाल ये यहां से कैंसिल हो गया, इसकी पावर एक कैंसिल हो गई, सो दिस टेक्स अ वैल्यू ऑफ 2 म्यू mg एंड देन l एंड देन डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो गया इसका पूरा वर्क। अब एक और चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि ये माइनस क्यों आया, तो आंसर सिंपल है, चेन लगातार ऐसे नीचे गिर रही है, चेन का गिरने का डायरेक्शन टेबल से नीचे की तरफ है और फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट में है, तो जारी बात है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन तो नेगेटिव आएगा। ठीक हो रहा है बेटा? Yes, sir. अब इसमें हम पूरा न्यूमेरिक कैलकुलेशन करते हैं, माइनस को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करें। 2 म्यू का वैल्यू हमने अभी निकाला था 0.5, चेन का मास था 1 किलोग्राम, जी का वैल्यू है 10, चेन की लेंथ है 1.5 if I'm not wrong, and then divided by this 9. So just cancel this 2 with 0.5, ये निपट जाएगा, this will become 15 by 9, करेक्ट है ना? 10 1.5 15 by 9, आप 3 से इसको काटें तो ये हो जाएगा 5 by 3, 5 by 3 कितना होगा? 1.66 जूल। So this is an expected answer. क्लियर हो गई बेटा बात? Yes, sir. तो ऐसे हम यहाँ पे निकालेंगे। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मैं इस कैलकुलेशन को एनर्जी के बेसिस पे कर सकता हूं क्या? एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, आपके भी माइंड में आ सकता है ये कि क्या चलो भाई इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन ये वो सब कर रहे हैं, इसको क्यों ना एनर्जी के बेसिस पे किया जाए और यहाँ एक रेफरेंस लाइन मानी जाए, फिर ये चेन नीचे आएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो कितना नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ पहले के मुकाबले में, उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा उसको वर्क डन बोल दें आप। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? तो बच्चों हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। रीजन बड़ा क्लियर है, यहाँ पर कौन सा फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है? Frictional force. और फ्रिक्शनल फोर्स ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, ये पूरी तरीके से पाथ पे डिपेंड करता है, तो हम इसको सिंपली कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर नहीं कर सकते। गेटिंग इट राइट? इसलिए ये पूरा पूरा हमको मैथमेटिकल अप्रोच यहाँ पे एडॉप्ट करना पड़ा। आ गया बेटा समझ में ठीक से? क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट आई होप आप अगर इसको फोकस करके समझने की कोशिश करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आ जाएंगे। लेट्स टेक अनदर वन। इसमें कुछ करेक्शंस हैं, तो सबसे पहले मैं करेक्शंस आपको बता देता हूं कि एक ब्लॉक है 1 किलोग्राम का मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, enters a rough patch ranging from x is equal to 0.1 to x is equal to 2.1, कितना करेंगे इसको? 2.1, मेक दैट करेक्शन। एक रिटार्डिंग फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है जो कि x के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स में भी थोड़ा सा करेक्शन है, k/2 की जगह पे आपने लिखना है k/x, k/x, और ये करेक्शन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, ये 2.1 और ये भी 2.1, और k का वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है 0.5। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फाइनली और फिर उसकी स्पीड कितनी है। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे समझा दूं कि इस तरीके से कोई एक सरफेस है मान लें, और एक ब्लॉक यहाँ पे मूव कर रहा है, और ये ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करने वाला है, और इसका एक्चुअल जो मास है वो 1 किलोग्राम है। अब ये ब्लॉक मूव करता करता जो है ना 0.1 के मार्क पे आ जाता है, 0.1 मीटर के। अब यहां से लेके 0.1 मीटर के मार्क से लेकर के आगे मान लें यहां पर 2.1 मीटर के मार्क तक रफ पैच है, रफ सरफेस है, और जो रफ सरफेस है यहाँ पर उस पे एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि नेगेटिव k/x, ऐसा उसका मैग्नीट्यूड है, ऐसा उसका रिलेशन है। ये माइनस का सिर्फ मतलब यहाँ पे इतना लेना है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है, इससे ज्यादा ये माइनस का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है।
तो फिर हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये ब्लॉक इस रफ पैच को क्रॉस करके आगे निकलेगा, यहाँ पे आएगा, रफ पैच को क्रॉस करके यहाँ निकलेगा, तो यहाँ पे इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? क्वेश्चन आ गया समझ में बच्चों? और फिर बाद में स्पीड भी निकालना है उसकी कि काइनेटिक एनर्जी अगर हमें पता चल गई तो फिर उसकी स्पीड कितनी। आइडिया क्लियर हुआ क्वेश्चन का? यस सर। बड़ा आसान है बेटा। इसमें पहली स्टेप हम क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। फाइनल पे तो बाद में जाते हैं, पहले इनिशियल निकाल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम यू स्क्वायर, लेट से ये हो गया हाफ, मास 1 है, यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और ये कैलकुलेशन के बाद हो गया 8 जूल। करेक्ट है? यस Yes, बेटा। sir. तो ये 8 जूल की काइनेटिक एनर्जी लेके निकला था। जैसे वो इस रफ पैच पे चलेगा तो ये जो फोर्स है k बाई एक्स, ये इसमें रुकावट पैदा करेगा, अपोज करेगा, इसको मूव करने नहीं देगा। आसान जुमलों में कहूं तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी को किल करने की, खत्म करने की कोशिश करेगा, और ये अपना एक वर्क डन करेगा जो ब्लॉक को रोकने की कोशिश करता है। तो सेकंड स्टेप में बेटा यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इसका वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय अपोजिंग फोर्स। तो सिंपल है, इंटीग्रेशन लगाओ एफ डी एक्स। इंटीग्रेशन की शुरुआत होगी 0.1 से और मैक्सिमम जाएगा 2.1 तक। ठीक है, क्योंकि ये एक वेरिएबल फोर्स है, डिपेंड कर रहा है एक्स पे, एक्स बदलेगा फोर्स बदलेगा। तो वेरिएबल फोर्स के लिए तो इंटीग्रेशन वाला मेथड होता है, हम जानते हैं, हम ये बार बार कर भी चुके हैं पिछले एग्जांपल्स में। ठीक है बच्चों, तो ये कंटिन्यू करते हैं 0.1, ये 2.1, इधर आ गया बेटा k बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब k को तो आप बाहर ले लो, कोई टेंशन नहीं है, k आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन रन हो रहा है 0.1 से लेके 2.1, 1 अपॉन एक्स dx। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एनीवन? मैंने एग्जाम में भी पूछा था ये, ln ऑफ एक्स, भूल गए? ln ऑफ एक्स होगा उसका इंटीग्रेशन, याद आ रहा है? log x, Yes, sir. 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, ln x बोलते हैं। तो इसकी लिमिट चलाओ आप 0.1 से 2.1, सो ये हो जाएगा k ln ऑफ, अपर लिमिट हो गई 2.1 माइनस लोअर लिमिट हो गई 0.1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। गेटिंग इट राइट? यस सर। तो ऐसे काम होगा इसका। अब जब हम लॉग में कोई चीज सब्सट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली उसका हम एक डिवीजन ले रहे होते हैं ना। लॉग में किसी चीज को सब्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि हम उसका डिवीजन ले रहे होते हैं। सो इस चीज को बच्चों हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ln ऑफ 2.1 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक हो रही बात बेटा? अब इन Yes, sir. दोनों के डेसिमल्स को सॉल्व करो, डेसिमल आगे ले लो, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 21। 2.1 को 21 किया, 0.1 को पॉइंट किया, सॉरी 0.1 को 1 किया, 21। ठीक है, यस सर। और थोड़ा आगे जाते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से डरना नहीं है बेटा, ये वैसे भी उतना भी ज्यादा कैलकुलस नहीं है, कर सकते हैं आप सभी। अब लॉग जब हम देखते हैं लॉग बुक में, एक्चुअल लॉग टू द बेस 10, तो ये जो ln है ना उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये कुछ ऐसे कन्वर्जन किया जाता है कि 2.303, अब ये बनेगा लॉग ऑफ 22, सॉरी नॉट 22, लॉग ऑफ 21। ठीक है, तो ये रूल थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है फिलहाल, वक्त के साथ आ जाएगा समझ में। याद रखें ये log टू द बेस e होता है, तब हम इसको ln बोलते हैं, और ये log टू द बेस 10 होता है नॉर्मल कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो इसके कन्वर्जन का फैक्टर है 2.303, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। आ रहा है बच्चों समझ में? यस? यस सर। थोड़ा सा कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेगी आपको। अब लॉग बुक में जाकर के ये नंबर हमें सर्च करना पड़ेगा।
तब जाके हम कैलकुलेशन में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं k की वैल्यू पुटअप करता हूं, ये है 0.5, फिर ये हो गया 2.303। अब जब हम log of 21 लॉगबुक में देखेंगे तो उसका आंसर आता है 1.322। 1.322। तो अब ये पूरा मल्टीप्लिकेशन आप करें और मुझे बताएं कि इसका फाइनल आंसर क्या आता है। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर बता दें आप मुझे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो ये कैलकुलेशन पूरा करने पे आपने कितना आंसर बताया अभी? 1.522 जूल। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मालूमात या कह लीजिए कि इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिली कि जब ये ब्लॉक इस रफ पैच पे से क्रॉस करके आगे आ जाएगा तो ये रफ पैच कितना वर्क डन करेगा, ये रफ पैच में जो फोर्स है उसकी वजह से कितना वर्क डन आ जाएगा? 1.522। चलिए 1.5 पकड़ लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो 1.5 जूल इतना वर्क डन हुआ, जो कि ब्लॉक को रोकने के लिए हुआ। अब यहां अपने दिमाग में एक थॉट प्रोसेस अच्छे से चलाइए। ये ब्लॉक कितनी एनर्जी लेके एंटर कर रहा था? 8 जूल, है ना? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी 8 जूल थी ना बेटा? Yes, sir. इस रफ पैच ने इसकी कितनी एनर्जी खत्म की? यस, 1.5. वेरी गुड, शाबाश, 1.5। इतनी एनर्जी इसने खत्म की। तो सिंपल है, अगर मैं इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं तो मैं इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से जो वर्क डन हुआ उसको मैं माइनस कर दूंगा। क्लियर हो रही है बेटा बात? Yes, sir. दैट्स इट। तो इफ यू जस्ट यूज नंबर्स, सो 8 जूल की एनर्जी के साथ हमने एंटर किया, वर्क डन हो गया 1.5, मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं। सो कितना आंसर आया? 6.5. जूल। तो फाइनली जब ये बाहर आएगा तो ये 6.5 जूल की एनर्जी लेके बाहर आएगा। अब इसमें फर्दर ऑन आगे हमसे ये भी पूछ रहा है कि भाई इसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड निकालने के लिए बस मैं एक छोटे से फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करूंगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv² और उसका वैल्यू हमें पता चला है 6.5। तो ये कैलकुलेशन करके आप इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं। ये मैं आपको होमवर्क में छोड़ देता हूँ, आप इसे होमवर्क में कर लें। तो क्वेश्चन की थीम बड़ी सिंपल सी है कि हम कुछ एनर्जी लेके ब्लॉक को चला रहे हैं एंड देन सर्टेन वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड टू स्टॉप दैट ब्लॉक एंड अकॉर्डिंगली ये कंटिन्यू करता है एनर्जी लॉस के हिसाब से, और हमने यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम ठीक ठाक तरीके से अप्लाई कर लिया एंड वी आर डन विद दिस। ओके विद दिस? Yes, sir. चलें और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोनों के दोनों थोड़े से टफ थे बिकॉज ज्यादा कैलकुलेशन और बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कंडीशंस इन्वॉल्व है, लेकिन आप इनको जब करेंगे, इनको जब प्रैक्टिस करेंगे आप बार बार, तो हो जाएगा। एक बुलेट हमने फायर की जिसकी वेलोसिटी जो है ये v है। अब ये एक प्लैंक में से, मान लेते हैं वुडन प्लैंक है, लकड़ी का फट्टा जिसे कहते हैं, उसके अंदर से ये पास होती है और जब ये उसके अंदर से पास होके बाहर आ जाती है तो उसकी वेलोसिटी 1/5 हो जाती है। सॉरी, 1/5 लूज करती है वो वेलोसिटी। फिर वो सेकंड प्लैंक में चली जाती है और वहां जाके जस्ट उसके अंदर पेनिट्रेट करती है, बाहर नहीं आ पाती लेकिन उसकी थिकनेस को वो जस्ट क्रॉस करने की हालत में पहुंच जाती है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई इन दोनों प्लैंक्स का थिकनेस कितना है। तो लेट मी शो यू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की सिचुएशन कैसी है। तो बेटा ये बुलेट है, ये v वेलोसिटी से फायर हुई, मास m। लेट्स से कि एक पहला प्लैंक इतना चौड़ा था थिकनेस, और उसकी थिकनेस को मैं s1 बोल रहा हूं, और दूसरा प्लैंक जो आगे है वो भी कुछ अपने हिसाब से उसकी कुछ थिकनेस होगी, और इसकी थिकनेस को मैं बोल रहा हूं s2। जब ये बुलेट पहले प्लैंक को हिट करती है और इसमें से पेनिट्रेट करती है और इसमें से पेनिट्रेट करके बाहर जब आ जाती है, तो बाहर आने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है बच्चों, ध्यान से सुनो, v माइनस v/5। क्यों लिखा मैंने v माइनस v/5, जरा समझें। तो v वेलोसिटी से पेनिट्रेट करती है, लूजेस 1/5 ऑफ इट्स वेलोसिटी, लूजेस 1/5 मतलब v में से v/5 को माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 4v/5। समझ आया बेटा ये? Yes, sir.
तो 4v/5 वेलोसिटी लेके ये बाहर आ गई, 4v/5 इतनी वेलोसिटी लेके ये बाहर आ गई। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करती है और दूसरे के अंदर चली जाती है और यहाँ जस्ट जाके पेनिट्रेट करके रुक जाती है। फाइनली ये कहेंगे हम के यहाँ के स्टॉप हो गई। जस्ट पेनिट्रेट पूरा किया लेकिन इसने, लेकिन यहाँ पे रुक गई आके। ठीक हो गई बेटा बात? Yes, sir. हाँ, अब ख्याल रहे कि जब इसके अंदर ये पेनिट्रेट कर रही थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 4v/5। 4v/5, शाबाश। और यहां जब वो पेनिट्रेट कर रही थी पहले वाले प्लैंक के अंदर, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? v। v। तो जारी बात है इस प्रोसेस में कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। Yes. तो पहली कंडीशन में मैं लिखता हूं वर्क डन नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, मैं इनिशियल माइनस फाइनल इसलिए लिख रहा हूं ताकि नेगेटिव में आंसर ना आए। वैसे भी वो नेगेटिव एक्सपेक्टेड ही है क्योंकि आप स्पीड को घटा रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव ही होगा, बट नेगेटिव एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब कैलकुलेशन में अननेसेसरली परेशानी होती है, इसलिए मैं बराबर उसको रिवर्स करके लिख रहा हूं। आप के का फॉर्मूला लगाओ आप, तो फॉर्मूला आ जाएगा बेटा हाफ एम। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी v स्क्वायर और फाइनल वेलोसिटी है स्क्वायर करने के बाद 16v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। क्या कहते हो? सही है बेटा? 4v/5 का स्क्वायर करूंगा तो 16v स्क्वायर अपॉन 25। हाफ एम मैंने यहां से और यहां से दोनों में से कॉमन ले लिया। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये वर्क डन जो पहले प्लैंक में हुआ, जिसकी वजह से बुलेट की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, वो हो जाएगा बेटा हाफ एम। ये अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये आंसर आ जाएगा 19 नहीं 9 है ना, 25 माइनस 16, 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। I'll just keep this in bracket. But what is the general formula for work done? तो आंसर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही है? वर्क डन का ऐसे देखे तो जनरल फॉर्मूला क्या है? Force into फोर्स इंटू displacement. डिस्प्लेसमेंट। तो ये प्लैंक के अंदर से जब ये बुलेट घुस रही होगी, अंदर जा रही होगी, तो प्लैंक की बॉडी, प्लैंक का सरफेस उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो एक रिटार्डिंग फोर्स इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट इसने लिया प्लैंक के अंदर। कितना डिस्प्लेसमेंट लिया इसने प्लैंक के अंदर? S1, शाबाश। इक्वल, ये हो गया हाफ, ये हो गया 9, ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। अब सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशन ना बेटा आपको सेकंड प्लैंक के लिए करना है, सेकंड प्लैंक के लिए। और सेकंड प्लैंक का कैलकुलेशन इसके मुकाबले में थोड़ा सा आसान है। वर्क डन बाय और व्हाइल मूविंग इन द सेकंड प्लैंक, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब आप खुद नोटिस करें बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, कितनी वेलोसिटी से अंदर घुस रही है? 4v/5। शाबाश, उसका स्क्वायर करूंगा 16 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस 0, चुपचाप 0 लिखो बिकॉज फाइनली तो रुक गई, बाहर नहीं आई, जस्ट पेनिट्रेट, बाहर आने की कगार पर है, डिस्प्लेसमेंट तो पूरा किया लेकिन बाहर नहीं आ पाई, जस्ट सरफेस को क्रॉस करते हुए यहाँ पे झांक रही है, यहां से ऐसे मान लें। अब अगेन मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? तो आंसर सिंपल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट मुझे S2 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां इस प्लैंक में मूव करते वक्त इसने कितना डिस्टेंस मूव किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया? S2। सो दैट गिव्स अ वैल्यू हाफ m। ये हो गया बेटा 16 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। अब आपके पास दो अलग अलग वर्क डन के इक्वेशंस मिल गए। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो उसने वही पूछा प्लैंक का थिकनेस कितना है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट्स है ना S1 S2, यही प्लैंक के थिकनेसेस हैं और क्या। तो आप इन दोनों का रेशियो ले लें। आप अगर इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो S1 डिवाइडेड बाय S2 हो जाएगा। और गौर करने वाली बात है, ये फोर्स कट गया, ये फोर्स कट गया, ये हाफ हाफ रेशियो में कट गया, ये m रेशियो में कट गया, v स्क्वायर भी रेशियो में कट गया, ये 25 और 25 भी रेशियो में कट गया। क्या बचा? 9/16। सो सिंपल। ठीक हो गई बात? Yes, sir. 9/16, that's it. So that will be an expected answer in this case.
अब ये थोड़ा टाइम लग रहा है हमको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, बिकॉज हम चीजों को समझ रहे हैं एंड आई एम जस्ट गिविंग एन एक्सप्लेनेशन। वंस यू नो द आइडिया तो आप इतना टाइम नहीं लेंगे, आप इसको विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, उतना घबराने वाली बात नहीं है कि भाई इतने लंबे लंबे क्वेश्चन चल रहे हैं ऐसा। एक बार आपको आ गया ये कैसे करना है, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो गई, तो फिर आप इसको कम टाइम में, टाइम को मैनेज करते हुए भी आप इन चीजों को कर सकते हैं। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। इसमें बताया कि एक ब्लॉक है जो कि प्लेस किया गया है एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। द लेंथ ऑफ द प्लेन इज 5 मीटर। द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द प्लेन एंड रीचेस द बॉटम। तो ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आता है एनी हाउ। स्पीड ऑफ द ब्लॉक हमको निकालना है एट द बॉटम, अगर वो इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, और बॉटम पर स्पीड ही निकालना है अगर उसका कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल लेवल का है। तो लेट्स से कि ये इस तरीके से कोई इंक्लिनेशन है लाइक दिस, इंक्लाइन प्लेन आप कह सकते हो 37 डिग्री। ब्लॉक बिल्कुल टॉप पे दिया हुआ है, इसकी लेंथ यहाँ पे हमको बताई है 5 मीटर। तो माय फर्स्ट इंटरेस्ट हियर इज टू कैलकुलेट द हाइट। हाइट कितनी? तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन 37 ले लेते हैं हाइट निकालने के लिए। सो साइन 37 हो जाएगा बाई रेशो h/5। करेक्ट है ना बेटा? h अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई ये 5। बट वैसे भी साइन 37 की वैल्यू क्या होती है? 3/5 3/5 इज इक्वल टू h/5। तो ये 5 फैक्टर दोनों साइड से कट गया और आपको आंसर मिला h इज इक्वल टू 3 मीटर। तो जिस हाइट पे ये ब्लॉक फिलहाल रखा गया है वो 3 मीटर वाली हाइट है। अब ये सरफेस स्मूथ है जैसे कि क्वेश्चन में हमको क्लेम किया गया है, ये सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस। अब ये ब्लॉक ऐसे स्लाइड करता करता नीचे आ गया, तो हमको पता करना है कि जब ये नीचे आएगा तो ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। तो सिंपल बात है बेटा, ये ब्लॉक जब यहाँ नीचे उतरेगा तो इसकी कुछ स्पीड होगी, और कहने का सीधा मतलब है इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब ये ऊपर की तरफ है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। और कहानी बड़ी सिंपल है, जितनी काइनेटिक एनर्जी आपको बॉटम पर मिलेगी, क्या एग्जैक्टली उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी ऊपर होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज नो लॉसेस, कंजर्वेशन है। क्या कहते हो? yes sir Now what would be the formula for kinetic energy in this situation? हाफ mv स्क्वायर। करेक्ट हो रही है बात बेटा? yes sir पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh mgh। इसमें से ये मास फैक्टर कैंसिल हो गया, आप लिख पाए v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। जस्ट कंटिन्यू विद द नंबर्स। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 10, 3, 60, which I can say near about 7.6 मीटर पर सेकेंड। रूट करूंगा मैं इसका, तो ठीक हो गया। Yes, sir. लेकिन अगर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखा जाए, ये तो ए पार्ट हो गया, अगर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखा जाए कि इसी सिचुएशन में अगर ये स्मूथ नहीं है, इस पे फ्रिक्शन है, रुकावट है, रुकने की कोशिश हो रही है, तो फिर कैसे है? तो आंसर सिंपल है, हम ऐसा कंजर्वेशन डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वैसे भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आता है। वो जितना लेंथ ट्रेवल करेगा उसके हिसाब से वो अपनी वर्क डन बनाएगा, और वो वर्क डन हमारी एग्जिस्टिंग एनर्जी को खर्च करेगा, खत्म करेगा, किल करने की कोशिश करेगा। हम तो ये भी नहीं जानते कि फ्रिक्शन की वजह से ये ब्लॉक वाकई नीचे उतरेगा कि नहीं उतरेगा, ये भी पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। गेटिंग इट राइट? Yes, yes sir. sir So let me just draw this diagram considering the friction once again. So this is the situation. ये इंक्लिनेशन है, डायग्राम थोड़ा छोटा मोटा हो गया समझो। ये h है, अब हम h जानते हैं कि 3 मीटर है, इसमें हम टाइम पास नहीं करेंगे। और ये 5 मीटर है, ये एंगल हमको यहाँ गिवन है 37 डिग्री। ये ब्लॉक हमने ऊपर से छोड़ा और मान लेते हैं कि ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, हालांकि छोड़ा गया तो ऊपर से था। तो हमारा कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम कहते हैं तो ये नीचे की तरफ कौन आया?
mg, इधर कौन आया? cos cos 37 करेक्ट है ना? Yes. ऊपर की तरफ हम यहाँ पे कह सकते हैं कौन आया? Normal. and नॉर्मल रिएक्शन। और एक सामने की तरफ ड्रैग करने वाला फोर्स आएगा mg sin sin 37। क्योंकि ये आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है और फ्रिक्शन का इफेक्टिव फोर्स इसको पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करेगा। क्या कहते हैं? yes sir यहां फ्रिक्शन नहीं था तो कोई कंसिडरेशन की जरूरत ही नहीं है, कोई लॉस हो ही नहीं रहा है ना भाई, सारा कुछ स्मूथ है, तो जो था पोटेंशियल वो पूरा का पूरा काइनेटिक में बन गया। यहाँ ऐसा नहीं होगा, पूरा पोटेंशियल पूरे काइनेटिक में बन ही नहीं सकता। अब जरा सोचें बेटा कि यहाँ शुरुआत से लेकर के ये नीचे यहाँ आने तक कौन सा फोर्स है जो इसको आगे ड्रैग कर रहा है? mg sin 37. 37। और कौन सा फोर्स है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है? friction frictional force फ्रिक्शन का फोर्स है ना। और ये टोटल कितना लेंथ कवर करके नीचे आया? 5 meter 5 meter तो एक वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा, और वो वर्क डन हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, mg sin 37, ठीक हो रही है बात, माइनस फ्रिक्शन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैंने ये टोटल फोर्स निकाला, आगे पीछे दोनों माइनस करना पड़ेगा ना हमको। समझ आ रही है बात बेटा? yes yes sir और फिर उसको डिस्प्लेसमेंट दिया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये हो जाता है हमारा वर्क डन, इफेक्टिवली देखा जाए तो। अब क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्शन का फोर्स कैसे लिखा जाए, तो आइए निकालते हैं। तो ये हो गया बेटा mg sin 37 माइनस सॉरी माइनस म्यू mg cos 37। जरा सोचो तो सही है, क्यों लिखा मैंने ऐसे? normal is equal to mg cos 37 वेरी गुड बेटा, शाबाश। नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos 37 और फ्रिक्शन का फोर्स होता है ना म्यू n होता है इनटू व्हाटएवर द डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दैट ट्रैक इट इज गोइंग टू टेक। अब नंबर्स पुट अप करते हैं। तो mg को तो मैं कॉमन ले लेता हूं पहले, सबसे पहले sin 37 हमारा हो जाएगा 3/5 माइनस म्यू इनटू ये हो जाएगा 4/5 इनटू डिस्प्लेसमेंट है हमारा 5। तो 5 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, चलो 5 कॉमन 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 कैंसिल। ठीक हो रही है बात बेटा? yes sir हो गया mg 3 माइनस 4 म्यू, 3 माइनस 4 म्यू। अच्छा म्यू कितना है? शाबाश, 0.5 है। तो 4 इंटू 0.25, 4 इंटू 0.25, सॉरी फॉर दैट, 0.5 बोल दिया मैंने, 0.25 है। तो 4 इंटू 0.25, 4 इंटू 0.25 इज 1, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, बिकॉज 0.25 इज नथिंग बट 1/4। 1/4 बाजू वाले 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो आप ये अगर कैलकुलेशन पूरा करें तो आंसर आपको मिलेगा mg 3 माइनस 1, तो पता चला 2 mg। ठीक हो रही है बात? yes sir अब सोचें समझे इस बात को कि जब हम टॉप पर थे यहाँ पे तो हमारे पास कौन सी एनर्जी थी, potential energy जब नीचे उतरेंगे तो कौन सी आएगी? kinetic energy क्या सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में आएगी क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि रास्ते में फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमारे बहुत सारे लॉसेस हो गए, हमारा बहुत नुकसान हुआ उसमें। और वो नुकसान कितना हुआ? 2 mg तो क्या हम अब ऐसे कहें कि बॉटम पर डेवलप होने वाली काइनेटिक एनर्जी टॉप पर पाई जाने वाली पोटेंशियल एनर्जी में से वर्क को माइनस करने के बाद जो बचा वो मिलेगी? yes yes तो के का तो बेटा फॉर्मूला आता है अपना हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है एम जी एच, माइनस ये वर्क डन अपना आया है 2mg। तो हम यहाँ पे चुपचाप से ये मास फैक्टर वैसे भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, काट देते हैं, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक से चलाओ तो ये हो जाएगा बेटा 3g माइनस 2g। क्या कहते हो?
बिकॉज S तो 3 था, हमने निकाला था H। ये S तो 3 था, हमने पता किया ये। Yes, sir. 3G minus 2G कितना हुआ? G। सो आंसर मिला V square divided by 2 is equal to G, which means V square is equal to G का वैल्यू 10, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 20, तो V is equal to रूट में 20, रूट में 20 हम लिख सकते हैं तकरीबन 4.5 मीटर पर सेकेंड। अब बिना फ्रिक्शन के वो कितनी स्पीड से नीचे उतर रहा था? 7.6 और फ्रिक्शन के साथ वो कितनी स्पीड से नीचे उतर रहा है? 5 मीटर। तकरीबन 4.5 मीटर पर सेकंड। तो यही हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से हमारे एनर्जी में लॉसेस हुए और हम उतनी रफ्तार से ब्लॉक को नीचे नहीं ला पाए जितने से वो पहले आ रहा था। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बिठाइए कि जब किसी प्रॉब्लम में फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वो सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल पे नहीं चलेगा। आई में से पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक ऐसा नहीं चलेगा, बीच में वर्क डन घुसेड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा हमारा नुकसान करेगा, हमारी एनर्जी को खा जाएगा, वो हमारी एनर्जी में लॉसेस क्रिएट करेगा। तो वो हमें पहले लॉसेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद तुम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगा सकते हो। ठीक हो रहा है बेटा? Yes, sir. आइए एक और बड़ा मजेदार क्वेश्चन करते हैं, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लें इसे, देखें, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। और चलिए आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन भी कंसिडर कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। A man trying to lose weight lifts 10 kilogram of mass 1000 times to a height of 0.5 meter। एक 10 किलो का मास लेता है और उसको 1000 बार उठाता है, वो कुछ डंबल होगा या कुछ भी होगा, बार होगा। सो 1000 रिपीटेशंस लेता है वो, और कितनी हाइट पे उठाता है? 0.5 0.5. कितनी हाइट पे उठाता है? तो मास हो गया, रिपीटेशन हो गया और हाइट हो गया। Assume that the potential energy is lost each time। तो जब ऊपर उठा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जा रही है। तो जरा निकालें तो सही कि भाई कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। आंसर सिंपल है, mgh, है कि नहीं? यस सर। लेकिन यहां पे पता है क्या करना पड़ेगा? इनटू रिपीटेशन, इनटू रिपीटेशन करना पड़ेगा। खाली एक बार थोड़ी उठाया उसने, कितनी बार उठाया? 1000. 1000 जीरो पे था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ऊपर उठाया, फिर ऊपर उठाया, फिर ऊपर उठाया, फिर ऊपर उठाया, फिर ऊपर उठाया। तो ऐसा लगातार वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कितनी बार चेंज कर रहा है? 1000 times. टाइम्स है ना। तो mgh तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो गया, लेकिन ऐसा 1000 टाइम्स हो रहा है। तो ये 10 किलो का मास हो गया, ये ग्रेविटी 10, हाइट उसने उठाई 0.5 टाइम्स, और ऐसा उसने 1000 बार किया। तो बताओ आंसर क्या है? ये हुआ 5, 5 की वजह 50, 50 यानी कि 5 × 10⁴। करेक्ट है बेटा? इतनी बार वो एनर्जी को चेंज करता है, पोटेंशियल एनर्जी की, उठा पटक करते करते 5 × 10⁴ जूल, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट। इतनी बार वो एनर्जी चेंज करता है। लेकिन आपको बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि जब जब हर बार पोटेंशियल एनर्जी में कुछ लॉसेस होते हैं तो फिर उसका बॉडी का मास डेसिपेट होता है, फैट बर्न होता है। हम काम करेंगे तो हमारी बॉडी का फैट एनर्जी में कन्वर्ट होता जाता है ना। इतनी बायोलॉजी तो आती होगी सबको, या इतना जनरल नॉलेज तो सबका होगा कि भाई जब हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो फिर हमारी बॉडी फैट बर्न होने लगती है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। या बॉडी का मास कह लीजिए, मसल मास भी कभी कभी चला जाता है अगर हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करें तो। एनी हाउ, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसकी बॉडी का मास निकलता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कितना वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स करना पड़ेगा? तो आंसर यही है, जितना वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन का तो आंसर आपको मिल गया, 5 × 10⁴ जूल। ये बात तो क्लियर हो गई बेटा? यस सर। अब इसका बाद का जो पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से सुने। वो उस आदमी का जो फैट है वो 3.8 × 10⁷ जूल इतनी एनर्जी बना सकता है 1 किलोग्राम में। मतलब उसकी बॉडी का
1 किलो फैट अगर बर्न हुआ, उसने 1 किलो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो वो कितनी एनर्जी बनेगी? 3.8 into 10 to the power 7। लेकिन इसमें गड़बड़ है, ये 20% इफिशियंसी के साथ होगा। बॉडी की एनर्जी कन्वर्जन की इफिशियंसी होती है, मैं काम करूंगा, मेरी बॉडी की कन्वर्जन इफिशियंसी अलग होगी, आपकी बॉडी की कन्वर्जन इफिशियंसी अलग अलग होगी। तो ये जो पर्सन है, ये जो आदमी कोशिश कर रहा है, इसकी इफिशियंसी 20% ही है खाली। मतलब ये कितनी एनर्जी बनाएगा पता है? लेट मी राइट, इसका एनर्जी कन्वर्जन अगर मैं लिखूं 3.8 इंटू 10 to the power 7 इंटू, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 20/100 पर किलोग्राम। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने ये 20/100 क्यों लिखा? परसेंटेज को इस तरह लिख सकते हैं। हाँ, मैंने उसका परसेंटेज निकाला है। सोचो बेटा, अगर ये कहा जाता कि ये 10% इफिशियंसी से है, तो मैं यहाँ रेशियो क्या बनाता? 10/100। हाँ, 10/100 गिवन मैग्नीट्यूड को मैं 10/100 से मल्टीप्लाई करता, उतनी इफिशियंसी हो गई उसकी। सोचो अगर यहाँ पे बोलता भाई खाली 5% की इफिशियंसी है, तो 5/100। अगर 80% की इफिशियंसी है तो 80/100। 80/100। चलो, बात तो समझ आ गई। ये 0 0 निपट गया, ये 0 और काट दिया, यहाँ से 2 3.8 को मल्टीप्लाई किया 6, यानी कि हो गया 7.6। करेक्ट है, इंटू 10 to the power 6 पर किलोग्राम। मतलब इस आदमी की बॉडी में अगर 1 किलो फैट बर्न हुआ, तो वो मैकेनिकल जो एनर्जी बाहर निकाल पाएगा, डंबल उठाने के लिए, बारबेल उठाने के लिए, जो भी है, डिप्स करने के लिए, जो भी व्हाटएवर द एक्सरसाइज ही इज डूइंग, तो 1 किलो फैट से उसकी इतनी एनर्जी मैकेनिकली आउटपुट में बाहर आएगी। 7.6 into 10 to the power 6। अब हमसे पूछ रहा कि इस आदमी का फैट कितना बर्न होगा, तो बड़ा सिंपल है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। 1 किलो फैट अगर बर्न होता है, तो हम कितनी एनर्जी बाहर निकाल पाए? 7.6 into 10 to the power 6। अब हम कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं एक्चुअली? आदमी ने काम कितना किया? 5.5 into 10 to the 5 into 10 to the power 4। तो हमें पता नहीं वो कितने ग्राम मास को या कितने किलोग्राम मास को बर्न कर पाएगा, कितने किलोग्राम फैट को जला पाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 1 किलो से इतना निकलता है, तो इतनी एनर्जी के लिए कितना आया समझ में बेटा? यस सर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमको आंसर मिलेगा, ये क्रॉस में चला गया, 5 into 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन में आ जाएगा आफ्टर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7.6 into 10 to the power 6। तो रफली ये हो गया बेटा 5 डिवाइडेड बाय 7.6 इनटू पावर एडजस्टमेंट हो गया 10 to the power -2। मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवीजन करें और बताएं आंसर। 5 डिवाइडेड बाय 7.6, जल्दी बताएं। फर्स्ट 0.65। हाँ, 0.657 इंटू 10 to the power -2 किलोग्राम। चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.5 into 10 to the power -3 किलोग्राम, which means we can also write 6.5 -3 हटाओ, किलोग्राम की बजाय अब क्या आ जाएगा? ग्राम। क्लियर है बेटा बात? यस सर। यस अब ये हमारा आदमी बेचारा जिम में गया, 10 किलो का डंबल उठाया, कितनी बार रिपीटेशन कर रहा हूं? 1000 1000 बार जो मार रहा है डंबल, कर रहा है, वर्कआउट चालू है। कितना फैट जला के आया? 6.5 6 ग्राम फैट जला के आया, विच इज वेरी लाइक, कंपैरेटिवली देखे तो 6 ग्राम फैट ये बर्न होना भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है ये। सिर्फ डंबल से अगर वो इतना कर पाता है और रोज 6 ग्राम अगर जलाता है इसी तरीके से, तो अच्छा खासा फैट बर्न हो रहा है देखा जाए तो। लेकिन वो बहुत लेस भी लगता है ना, 6 ग्राम फैट गया, कुछ नहीं के बराबर ही गया ना। एनी हाउ, कैलकुलेशन समझ में आया बेटा कैसे कैसे करना है इसको? यस सर।
ऐसे क्वेश्चन भी एक दो बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का रेफरेंस ठीक से बनाने आना चाहिए, और इसमें खास बात यह है कि ये एफिशिएंसी फैक्टर आपने समझना है यहाँ पे, कि पूरा 100% कन्वर्जन नहीं हो पाता है, बल्कि थोड़ी सी एफिशिएंसी का फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। ओके, चलिए फिर ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं। और एक छोटा सा हमारा आर्टिकल अभी बाकी है, दैट इज ऑल अबाउट द डिस्कशन बेस्ड ऑन पावर। वर्क और एनर्जी को तो हमने अच्छा खासा कंप्लीट कर लिया। आई गेस ये हमारा 13th लेक्चर था, है ना? 12 या 13th लेक्चर था ये। तो पिछले 13 घंटे से हम वर्क और एनर्जी पढ़ रहे हैं अच्छे खासे लेवल पर। तो सारे एस्पेक्ट्स मैंने इसके आपके सामने रखे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम दूसरे चैप्टर्स में इसको इस्तेमाल करेंगे और इन कंसेप्ट्स को दूसरे चैप्टर में रिलेट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी हैं। इसमें और ज्यादा हायर लेवल के प्रॉब्लम्स डिस्कस कराए जा सकते हैं, बट वो अगले चैप्टर्स के कंप्लीशन के वक्त हम इस चैप्टर से आने वाले आर्टिकल्स को दोबारा कंसिडर करेंगे। बट एक बैकग्राउंड हमने बहुत जबरदस्त तरीके से, या बेस हमने बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार कर लिया। ओके, ठीक है बच्चों, रुक जाए फिर। Yes, sir.